नमस्कार, खेत खलियान में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। इस अंक में सबसे पहले आपको ले चलेंगे नागपुर और दिखाएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक कीटनाशकों ने संवार दी है संतरे की खेती। उसके बाद रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का और देखेंगे कि क्या वाकई में शौचालय बन पाया है गांव का हिस्सा। और कार्यक्रम के आखिरी में हम बात करेंगे मिट्टी की सेहत की, आपको बताएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। लेकिन सबसे पहले नागपुर के संतरे की बात करते हैं। नागपुर का नाम लेते ही संतरा जहन में आता है, लेकिन इन खूबसूरत संतरों को फंगस की नजर लग चुकी है और बाग के बाग उजड़ गए हैं। ऐसे में किस तरह ऑर्गेनिक कीटनाशक इनको बचा रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नागपुर में सदियों से संतरे की खेती होती रही है। नागपुर के साथ साथ महाराष्ट्र के यवतमाल, वर्धा, बुल्ढाना और विदर्भ के कई इलाकों में संतरे सफलतापूर्वक उपजाए जाते रहे हैं। लेकिन दशकों से नागपुर के संतरों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं रही। पानी का गंभीर संकट, कीटों का हमला, पौधों में लगने वाली बीमारी और बढ़ता तापमान इलाके में संतरे के पौधों के बड़े पैमाने पर सूखने की वजह बनता रहा है। आमतौर पर इस चुनौती से निपटने में रासायनिक कीटनाशकों और खाद का ही प्रयोग होता रहा है। इस एरिया में 1,35,000 हेक्टेयर में पूरा प्लांटेशन हुआ है संतरे का। 5 करोड़ पेड़ है। नींबू वर्गीय पकड़ के 6 करोड़ के जो जाते हैं, नींबू और मौसमी पकड़ के 6 करोड़ पेड़ है। उसमें से बीच में कोलसी ये इसका प्रादुर्भाव हुआ था और फाइटोथोरा का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद डिंकिया का हुआ, उसमें 1.5 करोड़ पेड़ सूख गए हैं। जानकार बताते हैं कि रासायनिक खाद के अधिकतम उपयोग, पानी के जमने और व्यापक मोनोकल्चर की वजह से संतरे की फसल में कीटों के हमले और संतरे के फल में बीमारियां होती हैं। कुछ मामलों में रासायनिक खाद के इस्तेमाल से संतरे के पौधों में समय से पहले फल लगने की शिकायत भी आई, जिससे पूरे पौधे की प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है। नागपुर संतरे के झाड़ों को फाइटोप्थोरा से जो रोग आते हैं उसमें डिंकिया नामक रोग यहाँ विदर्भ में बहुत कॉमन है और इस रोग को कंट्रोल करने के लिए कई फंजीसाइड्स केमिकल्स अवेलेबल है, लेकिन कई बार ये केमिकल्स बहुत महंगे साबित होते हैं। बीते वर्षों में नागपुर के कुछ किसानों ने जैविक दवाओं के जरिए संतरे की खेती में एक नया अध्याय जोड़ा है। इन किसानों का कहना है कि जैविक खेती की मदद से उन्होंने अपने खतरे में पड़े बगीचों को फिर से जिंदा करने में सफलता पाई है। त्यामध्ये फरक मला असा जाणवला की रासायनिक पद्धतीच्या शेतीमध्ये खर्च भरपूर येऊन राहिला होता आणि त्यानंतर मग रासायनिक खेती में काफी खर्च था। जैविक खेती में खर्च न के बराबर है और संतरे भी बेहतर हो गए हैं। काहीच नाही आला। याच्यामध्ये संत्र्याची क्वालिटी पण चांगली झाली। मुख्य म्हणजे माझ्या बागेमध्ये डिंक्या रोग होता पहिले, तर त्याचा आज संपूर्ण नायनाट झालेला आहे। संतरे की फसलों में जैविक खाद से वाकई काफी फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। जैविक खाद को आसानी से हम अपने घरों में तैयार कर सकते हैं। बोर्डो पेस्ट में 1 किलो कॉपर सल्फेट, 1 किलो चूना और सिर्फ 10 लीटर पानी लिया जाता है, ताकि संतरे के पेड़ का जो तना है जमीन से लेकर के 2 से 2.5 फीट तक ऊपर तक ये पेस्ट संतरे के पेड़ के तने को वर्षा के पहले और वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद में इसको लगाया जाता है, ताकि फाइटोप्थोरा के जो जीवाणु हैं वो संतरे के पेड़ को बीमारी से ग्रसित न कर सके। संतरे की जैविक खेती में रासायनिक खाद की तुलना में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत भी कम होती है। संतरे की जैविक खेती में पेड़ों पर संतरे देर से आते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से पौधे लंबे समय तक फल देते हैं।
जैविक खाद और कीटनाशकों का प्रचलन बेशक तेज गति से नहीं फैल रहा, लेकिन अब तक के प्रयोगों से सामने आए परिणाम उत्साहवर्धक ही हैं। नागपुर में संतरों की बात के बाद अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली में और दिखाएंगे वहां पे शौचालयों की स्थिति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति कुछ अलग नहीं है। रायबरेली में सरकारी पैसे से शौचालय बन तो गए हैं, लेकिन अभी भी वो रोजमर्रा जीवन का एक हिस्सा नहीं बन पाए हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा रहा है। इस समस्या के पीछे हमेशा से स्वच्छता एक महत्वपूर्ण कारक रही है। ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग खुले में शौच जाने को अभिशप्त है। इस कुप्रथा के चलते जहां एक और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं कई बार बालिकाओं और महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात हाथों में लोटे लिए लोगों की कतारें खेत और बागों की ओर खुले में शौच जाने के लिए जाते हुए दिख जाती है। लोग बाहर जाते हैं, बरसात में बड़ी गंदगी रहती है, कीड़ा कचरा से फैलता है और बाहर जाने से खेत में जाओ तो लोग वहां से खेदते हैं। बहुत सारे आदमी मिलते हैं, भले भी मिलते, बुरे मिलते, रात बिरात जाओ सांप मिलते, बीछी मिलते, बिस्कुपड़े यहाँ मिल करते हैं। बहुत सारे जंगल है, बड़ी समस्या पड़ती है। हम यहाँ प्रधान से भी कहते हैं, पंच से भी कहते हैं, गाँव के लोग से भी कहते हैं कि हमारे यहाँ शौचालय बनवा दो। हम लोग को बड़ी समस्या पड़ती है। पास में खेत भी रात बिरात लगी तो कहाँ जाए, क्या करें, घर में बैठते हैं, वो भी गंदगी फैलती है। तो शौचालय हमारे यहाँ बनना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की दशा इस मामले में सबसे खराब नजर आती है। 3 महिला सांसद और देश को महिला प्रधानमंत्री देने वाले रायबरेली में आज भी खुले में शौच की प्रथा जारी है। सरकार जो भी स्वच्छता के ऊपर ये सारी योजनाएं चला रही है, स्वच्छता अभियान चला रही है, मुझे तो असफल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ना तो कहीं शौच है और सारी औरतें, घर की बहू बेटियां और जो भी बुजुर्ग आ रहे हैं सब खुले उसमें जाते हैं। हमें तो कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। जाओ खेत में, खेत बोई गई है, सयानी बिटिया है, कहाँ जाए, डर लगती है। सगल पेड़ लग रहा है खाता प्याते में, चारी गैस की मुसीबत है, कहाँ पड़ जाए टट्टी। वर्षों तक निर्मल भारत योजना चलने के बाद भी रायबरेली की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग खुले में शौच क्रिया से निवृत्त होता है। न केवल महिलाएं बल्कि बूढ़े बुजुर्गों को भी शौचालय के अभाव में तमाम मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। इसके अलावा बीमारी के दौरान तो हर आयु और वर्ग के लोगों के लिए घर में शौचालय न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि बहुत से लोगों ने अनुदान प्राप्त कर शौचालय तो बनवा लिए, किंतु इन शौचालयों का उपयोग दूसरे ही कार्यों में हो रहा है। इस सब के पीछे जागरूकता का अभाव ही मूल कारक माना जा सकता है। जितनी बीमारियां गांव में फैलती हैं वो प्रायः मल द्वारा ही फैलती हैं। मल अगर हम किसी गड्ढे में संचित कर दें तो इन बीमारियों से गांव वालों को निजात मिल जाएगी। पानी जनित बीमारियां हैं, पोलियो है, ये सब खत्म हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शौचालय के लिए पंचायत राज विभाग द्वारा यहाँ पे 2 समग्र गांव हैं, वहाँ पर धन आवंटित किया गया है। एक चिलौला है, एक आनापुर है। इसके अलावा गंगा किनारे गांव हैं कुछ, उनमें धन आवंटित हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर आरंभ की गई स्वच्छ भारत योजना शुरू होने के बाद से स्वच्छता के प्रति आम लोगों को जागरूक कर इस समस्या के निवारण की गंभीर कोशिशें की जा रही हैं। आम लोग भी इस प्रथा को गलत तो मानते हैं, किंतु अभी भी घरों में शौचालय बनाने में हिचक कायम दिखती है।
कुछ लोग शौचालय बनवाना चाहते हैं तो उन्हें अनुदान लाभ नहीं मिल पाता। सारी असुविधा ये है, अगर हफ्ते में बुलाएंगे आप आज आइए, फिर कल आइए, फिर परसों आइए, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र का आदमी जाता है, निवासी जाता है, गरीब घर का बेचारा साइकिल से जाता है, 15 किलोमीटर ब्लॉक जाता है, वहाँ अपनी बात कहता है, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। लैटरिन का परेशानी हो रही हम लोगन का कि साफ बीच खपड़ी रास्ता जंगल में जाओ, सयानी लड़की हैं, तो अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत लोगों से कहा लेकिन कोई सुनता नहीं। केंद्र सरकार द्वारा घरों में ही शौचालय बनाने के लिए आम लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त शौचालय बनाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान राशि में वृद्धि भी की गई है। गत वर्षों में 10,000 रुपए शौचालय के नाम आवंटित होता था, अब 12,000 कर दिया गया। एक बार सरकार दे देती है, उसके बाद उसकी देखरेख का दायित्व तो है संबंधित जो जिसके नाम आवंटित हो उसी को करना होता है। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीणों का खुले में शौच जाने को एक चुनौती के रूप में लिए जाने और सघन जागरूकता अभियान के साथ साथ अनुदान राशि में बढ़ोतरी के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण होगा और लोगों के खुले में शौच करने की यह मजबूरी खत्म हो जाएगी। खेत खलियान में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड की बारीकियां जानने के लिए।